देवलाल जी एक कोने में कुर्सी पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने उठकर किताब एक ओर रख दी, आंखों से चश्मा उतारकर टेबल पर रख दिया और रुमाल से आंखें साफ की और निरुद्देश खिड़की से बाहर की चहल पहल देखने लगे। दादाजी, ये कॉमिक्स पढ़कर सुनाइए जरा। उनकी 8 वर्ष की पोती अदिति रंग बिरंगी पुस्तकें लिए कमरे में पहुंच गई। लाओ देखें। उन्होंने बड़े चाव से पुस्तकें ले ली। वो पुस्तकों के चित्र तो देख पा रहे थे, लेकिन चश्मा लगाने के बाद भी उन पुस्तकों को पढ़ पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर भी नाम क्या थे पुस्तकों के? आग का दरिया, आकाश का शैतान। छी छी, ये क्या है? अच्छी किताबें पढ़ा करो बेटा। अच्छी कौन सी दादाजी? जिस पुस्तक से कोई अच्छी बात सीखने को मिले। बच्चों के लिए तो आजकल बहुत सी पुस्तकें निकलती हैं। आप नहीं जानते दादाजी, ये 3 डायमेंशनल कॉमिक्स है। इनको पढ़ने के लिए अलग से चश्मा मिलता है। ये देखिए। अरे ये कोई चश्मा है? लाल पन्नी लगी है इसमें तो। इससे तो आंखें खराब हो जाएगी। फेंको इसे बेटा। आपको कुछ नहीं पता दादाजी, अदिति ने उपेक्षा से कहा और कॉमिक्स लेकर तेजी से बाहर चली गई। देवलाल जी अकुलाए से अपनी जगह पर बैठे रहे और सोचते रहे, शायद वे वर्तमान से कट चुके हैं। उनका जमाना लग चुका है। उनके सिद्धांत, आदर्श और सोच अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही की तो बात है, उनका बेटा अशोक ने भी यही कहा था। हुआ यूँ था कि उस दिन वे कारखाने में मौजूद थे। नौकर ने एक ग्राहक को बिल दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा लगा। वे एक प्रकार से ग्राहक को लूटने जैसा ही था। उन्होंने नौकर को डांट दिया और जोर देकर उससे बिल में परिवर्तन करने को कहा। उसी दिन अशोक रात को घर आने के बाद उन पर बहुत बिगड़ा था। पिताजी, आप तो बैठे बैठे नुकसान करवा देते हैं। क्या आवश्यकता थी आपको कारखाने में जाकर कीमत कम करवाने की? मैंने सही कीमत ही लगाए थे बेटा। वो नौकर बहुत ज़्यादा बिल बना रहा था। आप बिल्कुल नहीं समझते पिताजी, इतना बड़ा कारखाना चलाना आज के ज़माने में कितना मुश्किल काम है। अब कामगारों को तनख्वाह कितना बढ़ाकर देनी पड़ती है, जानते हैं आप? नई मशीन की किश्त हर महीने देनी पड़ती है, 100 अलग। फिर इनकम टैक्स भी इसी महीने में भरना है। उनकी नज़र में ग्राहकों से मनमाना पैसा वसूल करने का ये कोई सही तर्क नहीं था, लेकिन वह चुप ही रह गए। एक बार वह बीमार पड़ गए थे। 2-3 महीने तक कारखाने नहीं जा सकी। बस तभी अचानक अशोक ने उनकी गद्दी हथिया ली। फिर अशोक यह सिद्ध करने की कोशिश करने लगा कि वह बिजनेस में उनसे अधिक कुशल है। जहां उन्हें ग्राहक से 4 पैसे वसूल करने में मुश्किलें होती थी, वहां अशोक बड़ी आसानी से 10 पैसे वसूल कर लेता था। उसने बैंकों से कर्ज लेकर अल्प समय में ही नई मशीनें लगवा ली थी। किस आदमी से कैसे काम लिया जाता है, इस काम में अशोक खुद को उनसे कहीं अधिक दक्ष होने का दावा करता था। जब वे ठीक होकर कारखाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कारखाने का शासन सूत्र अशोक अपने हाथों में दृढ़ता से थामे हुए है। एक बार हाथों में शासन सूत्र आने के बाद कोई भी उसे सरलता से वापस नहीं करना चाहता। अब अशोक कारखाने के तमाम काम अपनी मर्जी से करता था। उनकी ठीक सलाह भी उसे अपनी मामलों में दखल अंदाजी लगती थी। अशोक अक्सर उन्हें एहसास दिलाता था कि पिताजी, डॉक्टर ने आपको पूरी तरह आराम करने के लिए कहा है। आप घर पर ही रहकर आराम किया करें। कारखाने का सारा काम मैं संभाल लूँगा। आप बेकार उधर की चिंता किया करते हैं। जब उनकी पत्नी मीरा जिंदा थी तो उनका यही विचार था। वह प्राय कहा करती थी कि आज नहीं तो कल अशोक को ही तो संभालना है कारखाना। वह बिजनेस को बढ़ा ही रहा है, घटा तो नहीं रहा। वैसे भी अब बेटा बड़ा हो गया है, बाप का जूता उसके पैर में आने लगा है। उन्हें खुद आगे होकर अशोक को कारोबार सौंप देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आदमी को चौथेपन में सांसारिक झंझटों से संन्यास ले लेना चाहिए। और इस तरह बीमारी के दौरान अकस्मात ही उनकी इच्छा के विरुद्ध कारखाने में उनका निष्कासन हो गया था। उन्होंने एक नज़र नाश्ते की प्लेट पर डाली। आज फिर घर का नौकर बड़ी उपेक्षा से उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे ब्रेड रख गया था। उनके अंदर ही अंदर कुछ घुटने सा लगा था। यह भी कोई नाश्ता है?
बाजार से डबल रोटी मंगवाई और चुपड़ दिया उस पर जरा सा बटर। जब मीरा थी तब उनके लिए अलग तरह के लड्डू ही बनते थे घर में, मूंग के, मगज के, रवे के, वगैरह वगैरह। मठरी, सेव और कई तरह के नमकीन भी परोसे जाते थे उनके आगे। पकवानों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। और अब मात्र बटर लगे ब्रेड के टुकड़े। वे चिढ़ उठे और उठकर सीधे अंदर आए। बारिश में डबल रोटी क्यों मंगवाती हो बहू? घर में कुछ मीठा या नमकीन बना लिया करो। कल जो ब्रेड आई थी उसमें फफूंद लगी हुई थी। डॉक्टर ने उन्हें अधिक घी तेल खाने की मनाही कर दी है। अगर आपको ब्रेड पसंद नहीं है तो आपके लिए दूसरा प्रबंध हो जाएगा, बहू ने रूखेपन से जवाब दिया। दूसरे दिन उनके लिए जो नाश्ता लगाया गया वो होटल से मंगवाया गया था। एक प्लेट में बेसन का लड्डू था तथा थोड़ा सा नमकीन था। बारिश के कारण नमकीन बिल्कुल हलवा बन गया था। लड्डू बेशक स्वादिष्ट था, परंतु उसमें वनस्पति घी इतनी ज्यादा मात्रा में थी कि खाने के बाद उन्हें बहुत देर तक खट्टी डकारें आती रही थी। वे अपने हालात से परेशान होकर कई बार सोचते थे कि ममता उनके पास रहती तो बहुत ही सुविधाजनक होता। वह उनके खाने पीने का कितना ख्याल करती थी। भैया भैया कहते उसकी जबान नहीं थकती थी। सच पूछो तो अपनी पत्नी मीरा की मृत्यु का आघात वह उसी के सहारे सहन कर गए थे। ममता के रहते उन्हें कभी भी एकाकीपन का एहसास नहीं सालता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि तब अशोक के उपेक्षित रूखेपन और बहू की अपमानजनक तेज मिजाजी और पोते पोतियों की बदतमीजियों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। वह तो ममता को ही भेजना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बहू ने अशोक के ऐसे कान भरे कि उसका घर में रहना मुश्किल कर दिया था। एक दिन वह शाम की सैर को पार्क की दिशा में जा रहे थे कि अशोक ने कार उनके सामने रोक दी। आइए पिताजी, मैं छोड़ दूं आपको पार्क तक। वे कहना चाहते थे, भाई पार्क है ही कितनी दूर, मैं घूमने ही तो निकला हूँ, खुद चला जाऊंगा। पर चाहकर भी कुछ ना बोल सके और चुपचाप कार में बैठ गए। अशोक ने जोर से कार का दरवाज़ा बंद किया, फिर कार चल दी। अशोक ने अचानक पूछ लिया, पिताजी बुआ यहाँ कब तक रहेगी? वे चौंके। क्यों बेटा, उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ की बात नहीं है पिताजी, माँ के मरने पर बुआ जी आई तो फिर वापस गई ही नहीं। वह तो मैं ही उसे रोके हुए हूँ बेटा, फिर उस पर ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी नहीं है, सो वह हमारे यहाँ ही रह लेगी। लेकिन हम उनकी जिम्मेदारी कब तक उठाएंगे? उनके अपने बेटा बहू हैं, उन्हें उनके पास ही रहना चाहिए। फिर वह यहाँ तरीके से रहती तो कोई बात नहीं थी, पर वह तो हमेशा आपकी बहू छाया पर रोब गाड़ती रहती हैं। अशोक के शब्दों ने ही, उसके स्वर ने भी उन्हें आहत कर दिया था। वे जानते थे कि ममता पर लगाया गया आरोप झूठा है। आखिर ममता उनकी एकमात्र बहन है, वह उसे बचपन से जानते हैं। ममता उसके विषय में ऐसी बात कह ही नहीं सकती थी, लेकिन वे चाह कर भी अशोक से अपना विरोध प्रकट नहीं कर सके थे। वे जानते थे कि अशोक और बहू अब ममता को घर में शांति से नहीं रहने देंगे। उसी को लेकर हर वक्त कलह मची रहेगी। बात बात पर ममता को अपमानित किया जाता रहेगा। वह यह जाति सह नहीं कर सकेगी, इसलिए उन्होंने ममता को भेज दिया था। ममता चली गई थी। जिस दिन वह गई उस दिन उन्हें ऐसा लगा मानो मीरा की मृत्यु अभी अभी हुई हो। कितने ही दिनों तक वह अनमने से रहे थे। अब उन्हें पूछने वाला कोई ना था। सुबह की चाय के लिए भी तरस जाते थे। वह बार बार बच्चों द्वारा बहू के पास संदेश भेजते रहते, पर वह संदेश अक्सर बीच में ही गुम हो जाता था। थक कर वह खुद किचन के द्वार पर जाकर दस्तक देते। जवाब में बहू का तीखा स्वर सुनाई देता, आपको चाय नहीं मिली? अदिति से कहा तो था मैंने। ये बच्चे ऐसे बेहुदे हो गए हैं कि बस। अकेला आदमी आखिर क्या क्या करे। मैं तो काम कर कर के मर जाऊंगी, तभी शांति मिलेगी सबको। वह अपराधी की तरह मुंह लटकाए अपने कमरे में लौट आते थे। खाने के समय भी अक्सर ऐसा ही तमाशा होता था। कई बार उनके मुंह का कौर जहर बन जाता था, पर उस जहर को निगल लेने की मजबूरी उनकी जिंदगी की विडंबना बन गई थी। सुबह के वक्त वह कितनी ही देर तक गर्म पानी के अभाव में बिना नहाए बैठे रहते थे। अब ममता तो घर में थी नहीं कि सुबह जल्दी उठकर गीजर चला दे। बहू उठती थी पूरे 8 बजे के बाद और नौकर
9-10 बजे तक आता था। जब तक पानी गर्म होता था, स्नान घर में पहले ही कोई दूसरा व्यक्ति स्नान के लिए घुस जाता था। भला उन्हें कौन सा काम था? उनके ज़रा देर से नहाने में कौन सा फर्क पड़ जाता? बहू, बच्चे, अशोक, सबको जल्दी थी। सब कामकाजी आदमी थे, बस वही बेकार थे। वह इंतज़ार में इधर उधर टहलते हुए बार बार नौकर से पूछते रहते थे, अरे शामू, क्या स्नान घर खाली हो गया? स्नान घर खाली हो जाएगा तो मैं खुद बता दूंगा आपको दादाजी। नौकर भी मानो बार बार एक ही सवाल पूछे जाने पर चिढ़कर कह देता था। और केवल नहाने खाने की तो बात नहीं थी, घर की हर गतिविधि में उन्हें लाइन के सबसे आखिरी में खड़ा कर दिया जाता था। घर में उनके दुख सुख का कोई साथी नहीं था। एक दिन अचानक उनके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। बड़ा नाती अब है कमरे में अपना बल्ला रखने आया। उन्होंने उसे पकड़कर चापलूसी की, बेटे जरा मेरा सिर तो दबाना, बड़ा दर्द हो रहा है। अभय ने अनिच्छा से 2-4 हाथ सिर पर मारे और फिर उठ खड़ा हुआ। वह घबराकर कराहे, अरे बस जरा और दबा दे, मेरे हाथ दुखते हैं दादाजी। वह दंग रह गए। फिर दूसरे ही क्षण तमक कर बोले, बूढ़े दादा की सेवा करने में तुम्हारे हाथ टूटते हैं? आने दे अशोक को। अभय ढिठाई से हंसते हुए चला गया। वह पड़े पड़े मन ही मन कुढ़ते रहे थे। उन्हें अपना बचपन याद आने लगा। वे कितनी सेवा करते थे अपने बाबा की। रोज रात को नियम से उनके हाथ पैर दबाया करते थे। बाबा उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। बाबा की याद आई तो उन्हें एहसास हुआ कि आज जमाना कितना बदल गया है। मजाल थी तब परिवार के किसी सदस्य की बाबा की बात को यूँ टाल देता। खाने के बाद अशोक उनके कमरे में आया। पूछा, पिताजी, सुना है आपने खाना नहीं खाया आज? मन नहीं था बेटा, सिर में बहुत भारी दर्द हो रहा है, शायद बुखार आकर ही रहेगा। वह अभय की गुस्ताखी की चर्चा करना चाहते थे, लेकिन कुछ सोचकर चुप रह गए थे। वे जानते थे कि अशोक सब कुछ सुनकर तपाक से कहेगा, अरे पिताजी क्यों बच्चों के मुंह लगते हैं? नौकर से कह दिया होता, वह दबा देता आपका सिर। लेकिन सवाल ये था कि क्या नौकर खाली बैठा रहता था उनके लिए? दूध लाओ, सब्जी लाओ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए छोड़कर आओ, बहू और बच्चों के कमरे साफ करो, किचन धो, 1000 काम थे उसके लिए। वह भला उनका काम कैसे करता? दर्द निवारक गोली मंगवाई थी ना आपने? 2 गोलियां एक साथ खा लीजिए, तुरंत आराम आ जाएगा। मैं सुबह डॉक्टर को बुलवा लूँगा। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर रात में ज़्यादा तकलीफ हो तो हमें आवाज़ दे दीजिएगा, कहकर अशोक चल दिया था। अशोक के पहले उनकी 2 बेटियां और थी। वह सोचते थे कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, दूसरे घर चली जाएंगी। उनका बेटा अशोक ही बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। उसकी बहू आ जाएगी तो वह उनकी सेवा करेगी। फिर पोता पोती हो जाएंगे तो वे बाबा बाबा कहते हुए उनके आगे पीछे घूमेंगे। अशोक बचपन में आए दिन बीमार पड़ जाता था। उन्होंने उसकी बड़ी सेवा की थी और पैसे भी खूब लुटाए थे। ना जाने कितने दवाखानों की धूल छानी थी, ना जाने कितनी मनौतियाँ मानी थी, ना जाने कितनी रातें जागते हुए गुजार दी थी। अब उसका रवैया देखकर लगता था कि उन्होंने कितना बड़ा भ्रम पाल लिया था। वह भी कैसे पागल थे। उनका शरीर बुखार से तप रहा था। कुछ देर तक अशोक के कमरे से डिस्को म्यूजिक का शोर और बच्चों के हंगामे की कानभेदी आवाज़ें आती रही और उनका सिर दर्द से फटता रहा। फिर खामोशी छा गई। कमरे के सन्नाटे में छत के पंखे की खड़खड़ाहट गूंजती रही। उन्हें लेटे लेटे बार बार यही ख्याल सताता रहा कि बहू बेटे को उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। बहू ने तो एक बार भी आकर नहीं पूछा उनकी तबीयत के बारे में। एकाएक उन्हें अपना गला सूखता सा महसूस हुआ। लोग कमरे में पानी रखवाना तो वह भूल ही गए थे। अब क्या करे? वह उस बुखार में उठकर किचन तक कैसे जा सकेंगे? अचानक उनकी नज़र शाम को पानी से भरकर खिड़की पर रखे गिलास पर गई। उन्होंने उठकर वही पानी पी लिया। वह मन की घबराहट को दूर करने के लिए खिड़की के पास खड़े हो गए और सूनी सड़क पर चल रहे इक्का दुक्का लोगों को देखने लगे। काश वह उन्हें आवाज़ दे पाते, आओ भाई, मेरे पास बैठो थोड़ी देर के लिए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। सहसा वह पागलों की तरह हंस पड़े अपने ऊपर।
अरे जिसे छोटे से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अपने जीवन भर की कमाई सौंप दी, वह बेटा तो चैन की नींद सो रहा है। भला ये अपरिचित लोग अपना काम धंधा छोड़कर मेरे पास क्यों बैठने लगे? वो फिर से बिस्तर पर आकर लेट गए। उन्हें याद आया कि कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, किस तरह मशीनें खरीदी थी, किस तरह कारखाने की नई इमारत तैयार की थी। धूप में घूम घूम कर, भूखे प्यासे रह रह कर, देर रात तक जाग कर वह किस तरह काम में लगे रहते थे। किसके लिए? अशोक के लिए ही तो, अपने परिवार के सुख के लिए ही तो, जिसमें वह खुद भी शामिल थे। अब कहाँ गया वह सुख? उनके परिवार ने क्या कीमत रखी है उनकी या उनके सुख की? वह सबके सामने इतने दीनहीन क्यों बन जाते हैं? क्या वह अशोक की कमाई पर पल रहे हैं? क्यों खो दी उन्होंने अपनी शक्ति? नहीं, बहुत हो चुका, वह अब और नहीं सहेंगे। वे आवेश में उठकर बैठ गए। क्षण भर में ही उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। दूसरे दिन सुबह अशोक सपरिवार नाश्ता कर रहा था, तभी शामू ने आकर सूचना दी, भैया जी, नाश्ते के बाद आपको दादाजी ने अपने कमरे में बुलाया है। अशोक ने नाश्ते के बाद उनके कमरे में जाकर देखा कि वे पलंग पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। आओ अशोक, बैठो। उन्होंने सामने पड़ी कुर्सी की ओर इशारा किया। जाने कितने सालों के बाद उन्होंने उसे अशोक कहकर एकदम सीधे नाम से संबोधित किया था। कैसी तबीयत है आपकी पिताजी? तबीयत तो ठीक है, मैंने एक दूसरी बात के लिए तुम्हें बुलाया था। कहिए। यहाँ इस घर में पड़े पड़े अब मेरा मन नहीं लगता, स्वास्थ्य भी बिगड़ता रहता है। बेकार पड़े पड़े तो लोहा भी जंग खा जाता है। फिर मैं तो हाड़ मांस का इंसान ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि घर से निकलूँ। और इन दिनों मैं भी यही सोच रहा था पिताजी। अशोक ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही उचक ली और बड़े ही निर्विकार भाव से बोला, आपका चौथापन है। इस उम्र में लोग वानप्रस्थी हो जाते हैं, घर संसार को तिलांजलि दे देते हैं। आप भी जरा तीर्थ यात्रा पर चले जाइए और वहाँ किसी आश्रम में रहकर भगवान की याद में बाकी जीवन बिता दीजिए। ये सुनते ही उन्हें जोरों से गुस्सा आ गया। वे खुद शेर की तरह गरज उठे, अशोक, क्या तूने मुझे उन नकारों और निकम्मे लोगों में समझ लिया है जिनके आगे अपने जीवन का कोई महत्व ही नहीं है? अभी मेरे हाथ पांव चलते हैं। दुनिया में बहुत से अच्छे काम है करने के लिए। मैं घर में निठल्ला नहीं पड़ा रहना चाहता। घर से बाहर निकलकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर कीजिए समाज सेवा, किसने रोका है? हाथ पैरों से तो करूँगा ही समाज सेवा, मगर उसके लिए कुछ पैसे भी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कम से कम 5,000 रुपये महीना मुझे जेब खर्च के लिए दे दिया करो। अशोक के कान खड़े हो गए। 2,000 रुपये? किसे लुटाएंगे इतने पैसे आप? हमेशा की तरह वह कमज़ोर नहीं पड़े, झुके भी नहीं, बल्कि वह अशोक से आंखें मिलाकर बोले, इससे तुम्हें क्या? ममता को भी मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। दे सकोगे ना तुम मुझे मेरा खर्चा? कैसे दे पाऊँगा पिताजी इतना पैसा? अभी जो दिल्ली से नई मशीन मंगवाई है उसका पैसा भी भेजना बाकी है। तुम खुद मुझे इन झगड़ों से दूर कर चुके हो, ये देखना तुम्हारा काम है। मैं भी कोई मतलब नहीं रखना चाहता कारोबारी बखेड़ों से। मैं इतना जानता हूँ कि यह कारखाना मेरा है और मैं चाहूँ तो इसे बेच भी सकता हूँ या किसी के भी सुपुर्द कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरा तो इतना ही कहना है कि जब तुम लोगों के खर्च के लिए हज़ारों रुपए महीना निकल सकते हैं, तो क्या मेरे लिए 5,000 रुपये महीना भी आसानी से नहीं निकल सकते? आखिर मैंने भी सालों कारखाना चलाया है और अभी चलाने की हिम्मत भी रखता हूँ। तुमसे नहीं संभलता तो मुझे सौंप दो फिर से। अशोक को कोई जवाब नहीं सूझा। वह सिर झुकाए बैठा रहा। कमरे का वातावरण बोझिल हो चला था। फिर अशोक ने ही धीरे से कहा, अच्छा होता पिताजी आप हरिद्वार। नहीं बेटा, मैं जिंदा इंसान हूँ, मरा नहीं हूँ कि हरिद्वार जाकर किसी आश्रम की कब्र में दफन हो जाऊं या घर में समाधि लेकर बैठा रहूं। तुम अपने ढंग से जीना चाहते हो तो मैं अपने ढंग से। अच्छा। अशोक उठकर बाहर जाने लगा। उन्होंने उन्नत मस्तक को उठाकर देखा कि वह अब भी सिर नीचा किए कमरे से बाहर जा रहा था। उस दिन के बाद पिताजी ने अपनी बहन ममता को बुला लिया और घर में उनका दबदबा फिर से शुरू हो गया था, क्योंकि बहू और अशोक को ये चिंता थी कि कहीं पिताजी अपनी सारी जायदाद बुआ
के नाम ना कर दे, इसलिए उन्होंने भी पिताजी की बात माननी शुरू कर दी थी और बाबूजी का दबदबा फिर से बना रहा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ढेरों ऐसी पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।